अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। लास्ट टॉपिक में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो कि था मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन, और आज हमारा सेकंड पार्ट है जो कि है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज करें तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। होती ये भी वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करे और इस तरह से मोशन करे कि उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स या एक्सेलरेशन उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और जो एक्सेलरेशन या नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहे, तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अब इसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम ऑल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम को जब हम वाइब्रेटरी मोशन करवाते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इसकी भी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। और इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब। ठीक है, ये एक स्मॉल बॉब के ऊपर मुश्तमिल होता है। बॉब ये जो हमने यहाँ पे इसके ऊपर मैस बांधा हुआ होता है, इसको कहते हैं स्मॉल बॉब ऑफ मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जिसको इस मैस को हमने एक लाइट सी स्ट्रिंग के साथ यानी कि डोरी के साथ लटकाना होता है, और उस स्ट्रिंग की लेंथ को हमने कह दिया है जी वो l है। ठीक है, फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, और इसका जो अपर पार्ट है इस स्ट्रिंग का उसको हमने ऊपर किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल पेंडुलम बन गया, और जब इसको वाइब्रेटरी मोशन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आगे पीछे अपनी मोशन को रिपीट करता है। अब हमने सिंपल पेंडुलम की मोशन को डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से वो वाइब्रेटरी मोशन करता है और क्यों हम उसको कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, तो एट स्टार्ट द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन ओ, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो एंड द बॉब इज स्टेशनरी। ठीक है, तो जब हमने अभी इसकी वाइब्रेटरी मोशन को स्टार्ट नहीं करवाया तो बॉब जो है यानी कि ये जो हमारा मैस है ये इस ओ पोजीशन पे होता है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये रेस्ट की हालत में होता है यानी कि रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, और उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जब ये इस पोजीशन में है, ओ पोजीशन में, तो इस मैस का जो वेट है W वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, और इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर, इस डोरी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी T। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये वेट और टेंशन T दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी, और हमारा बॉब यानी कि जो मैस है हमारा वो स्टेशनरी होगा। Now, if we bring the bob to extreme position A, the net force is not zero। अब हम क्या करते हैं, इस पोजीशन से हटाकर यानी कि O पोजीशन से हटाकर हम इसको A पोजीशन में ले आते हैं, और इस पोजीशन में लाने के बाद नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि अब हम देखें यहाँ पे तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि जब हम O से हटाकर A पे ले आए हैं तो अब इसने कुछ एंगल कवर किया है जिसको हम यहाँ से थीटा से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि वो थीटा एंगल तक हमने उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पोजीशन में ए पोजीशन पे जो टेंशन है टी वो तो इस डायरेक्शन में अमल कर रही है, लेकिन जो वेट है मैस का वो बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ब्लू एरो जो शो कर रहा है। अब इस ब्लू एरो को देखें और इस टेंशन वाले एरो को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह हमने 9th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा था ना। हम इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इस वेट को यानी कि mg को जब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये mg cos थीटा जो कि x कंपोनेंट है, और mg sin थीटा जो कि y कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये अब दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे और वेट की जगह ये दोनों कंपोनेंट्स ले लेंगे, तो अब हमारे पास टोटल फोर्सेस हो गई हैं तीन। एक ये टेंशन वाली,
एक mg cos थीटा ग्रीन एरो और एक ये mg sin थीटा ये भी ग्रीन एरो। अब वेट को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं इन 2 फोर्सेस में, तो वेट खत्म हो जाएगा, यानी कि वेट को हम जो है वो नहीं कंसीडर करेंगे और सिर्फ इन 2 ग्रीन एरोस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। So there is no force acting along the string as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta, ठीक है। अब along the string अगर हम देखें तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रही थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस वजह से स्ट्रिंग के अलोंग में कोई टेंशन नहीं होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स है वो जीरो हो गई है, क्योंकि टेंशन ने और mg को सीटा ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल थे और ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास इस डायरेक्शन में कोई मोशन भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फोर्स कौन सी बची है फिर, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा वाली फोर्स बची है। तो द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्योंकि इन दोनों फोर्सेस ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और सिर्फ यही वाली फोर्स हमारे पास रह गई है और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये ओ पोजीशन की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से बॉडी जो है दोबारा से जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो पोजीशन ए से पोजीशन ओ की तरफ दोबारा से मूव करना शुरू करेगी। अब क्योंकि ये बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है, इस वजह से हमने इसको कहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। अब रिस्टोरिंग फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी क्या होती है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो ये mg sin थीटा की वजह से क्या होगा, बॉब यानी कि मैस जो है वो दोबारा से ए पोजीशन से ओ पोजीशन की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा। अब लास्ट टाइम भी हमने रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया था, उसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स होती क्या है। तो अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, हमेशा जो भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कर रही है उसको हमेशा इसने पुश करना होता है या पुल करना होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि इसने क्या करना है, बॉडी को अपनी पहले वाली हालत में रिस्टोर करना है और इसकी पहले वाली हालत ये ओ पोजीशन है, ठीक है। तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी तरफ होगी कि ये बॉडी को वापस ओ की तरफ ले आए। अगर बॉडी इस साइड पे है तो ये बॉडी को इस तरफ लेके आना चाहेगी, यानी कि ओ की तरफ, और अगर ये बी वाली साइड पे चली जाती है तब भी इसकी डायरेक्शन दोबारा से ओ की तरफ ही होगी, क्योंकि इसकी कोशिश यही होनी है कि हमेशा बॉडी ओ पोजीशन की तरफ ही आए। और इस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो है जी F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वेट का वो एक्ट कर रहा है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे माइनस का साइन हमने क्यों लगाया, माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो m आ रहा है और g आ रहा है और साइन थीटा आ रहा है। मैस कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, साइन फंक्शन है और सिर्फ हमारे पास कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है, वो हो रही है थीटा। थीटा हमारा एक्ट कर रहा है एज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना बॉडी ज़्यादा थीटा कवर करेगी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा एंगल तक बॉडी जाएगी उतना ही ज़्यादा मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो थीटा हमारा कोरस्पॉन्ड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो अब अगर थीटा की डायरेक्शन देखें वो है ओ से ए की तरफ, यानी कि दूर, मीन पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा कवर हो रहा है। लेकिन अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखें तो वो एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि ए पोजीशन से ओ की तरफ है। तो थीटा की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। इस वजह से साइन जो है वो माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। सही है बच्चों। अब हम थोड़ा डिटेल से वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी किया था कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती हैं मोशन के दौरान जिसकी वजह से बॉडी अपनी वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू रख पाती है। ठीक है, तो एक ब्रीफ से ही हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। So initially the mass m is at rest in the mean position O and the resultant force on the mass is zero। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया कि इनिशियली जो मैस है वो रेस्ट में है पोजीशन O पे और उसके ऊपर कोई फोर्स रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि वेट और टेंशन इस पोजीशन में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लिहाजा इस पोजीशन में नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, हम फिर कहते हैं कि सपोज द बॉब इज पुल टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज। हमने क्या किया, ओ से ए तक लेके आए इस बॉब को यानी कि मैस को, और उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। फिर क्या होगा, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉब विल पुल इट
टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही थी mg sin थीटा, वो क्या करेगी, ए से ओ की तरफ दोबारा से इसको खींचना शुरू कर देगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि mg sin थीटा डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड बिकम्स जीरो एट ओ। ठीक है, अब जैसे-जैसे बॉडी ए से ओ की तरफ आती जा रही है, वैसे-वैसे एंगल कम होता जा रहा है और अभी हमने कहा है कि फोर्स डिपेंड कर रही है कि कितना एंगल बॉडी मीन पोजीशन से दूर गई हुई है। तो जैसे-जैसे एंगल कम होता जा रहा है, वैसे-वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जा रहा है। तो जैसे-जैसे थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो एफ की वैल्यू भी वैसे-वैसे ही कम होती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी जैसे ही मीन पोजीशन की तरफ आ रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ कर रही है और जब बॉडी मीन पोजीशन पे पहुँच जाएगी, तब थीटा 0 हो जाएगा और उसलिए उस टाइम पे जो फोर्स है, वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। However, the bob gains speed as it moves towards the mean position and its speed becomes maximum at O। अब जैसे-जैसे बॉडी ने A से O की तरफ आना शुरू किया है, वैसे-वैसे इसकी स्पीड आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है और क्या हो रहा है कि जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचती है, उस टाइम पे पहुंचते-पहुंचते इसकी स्पीड हो जाती है मैक्सिमम। अब इस पॉइंट पे रीस्टोरिंग फोर्स तो 0 हो गई है, लेकिन जो स्पीड है वो तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा, तो अब स्पीड है तो ज़ाहिर-सी बात है बॉडी के अंदर इनर्शिया भी होगा। तो ड्यू टू इनर्शिया द बॉब डज़ नॉट स्टॉप एट द मीन पोज़ीशन O बट कंटिन्यूज़ इट्स मोशन एंड रीचेज़ द एक्सट्रीम पोज़ीशन B। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद बॉडी अपने इनर्शिया की वज़ह से, अपने मोमेंटम की वज़ह से रुकेगी नहीं, बल्कि आगे मूव कर जाएगी और आगे मूव करते-करते वो कौन-सी पोज़ीशन पे पहुँच जाएगी? B पोज़ीशन तक पहुँचेगी। अब क्या होगा कि एज द बॉब मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, जैसे जैसे बॉब जो है, मैस जो है, वो ओ से बी की तरफ बढ़ना शुरू होता है, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन स्टेडीली इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ। जैसे जैसे वो ओ से बी की तरफ जाता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मीन पोजीशन दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि दोबारा से बॉडी कुछ ना कुछ एंगल या डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू हो गई। जिस तरह इधर दूर जा रही थी, ओ से ए की तरफ जा रही थी, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो गई थी। सिमिलरली जब ओ से बी की तरफ जाएगी, तब भी बॉडी के ऊपर दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगी और जितना ये ओ से बी की तरफ दूर जाती जाएगी, उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। Hence, the speed of the bob decreases as it move towards the extreme position B। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉडी ओ से बी की तरफ जाना चाह रही है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस ओ की तरफ खींचना चाह रही है, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और कम होते-होते द बॉब फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ठीक है? कम होते-होते एक पॉइंट आएगा बी पे पहुंचकर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है? और उस पॉइंट पे आके एक लम्हे के लिए बॉडी दोबारा से रुकेगी, रेस्ट में आएगी एंड अगेन द बॉब रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स एंड द वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यूज। जैसे ही वो बी पे आके एक लम्हे के लिए रुकी है, फिर दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स उसको ओ की तरफ खींचेगी और बॉडी दोबारा से ओ की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही वो ओ की तरफ आएगी, फिर दोबारा ओ पे रुकने की बजाय ए की तरफ चली जाएगी और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा इन्हीं सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। तो इस तरह से बॉडी जो है वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन को एग्जीक्यूट करती है। अब इसके अंदर जो 2 मेन चीज़ें काम कर रही हैं, जो कि बॉडी को वाइब्रेटरी मोशन करवा रही हैं, वो क्या-क्या हैं? पहली तो है रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी को एक्सट्रीम पोज़ीशन से मीन पोज़ीशन की तरफ खींचती है और दूसरी है इनर्शिया, जो कि बॉडी को मीन पोज़ीशन पे रुकने नहीं देता, बल्कि मीन पोज़ीशन से एक्सट्रीम पोज़ीशन की तरफ मूव करवा देता है। वो चाहे ओ से ए की तरफ जाना हो, वो चाहे ओ से बी की तरफ जाना हो। तो 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जब बॉडी ने मीन पोज़ीशन से एक्सट्रीम पोज़ीशन की तरफ जाना है, यानी कि ओ से ए पे या ओ से बी पे जाना है, वो उसने जाना है इनर्शिया की वजह से। और जब एक्सट्रीम पोज़ीशन से मीन पोज़ीशन पे आना है, चाहे वो ए से ओ पे आ रही हो या बी से ओ पे आ रही हो, वो उसने जाना है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है? तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन में हेल्प। अब हम कुछ क्वांटिटीज़ जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। अब वो डिफरेंट पॉइंट कौन-कौन से हैं? वो पॉइंट है ओ मीन पोजीशन और 2 एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि ए एंड बी। ठीक है? तो इस टेबल के ज़रिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे कौन-सी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी या कौन-सी क्वांटिटी 0 होगी। तो अगर हम सबसे पहले देखें ओ पे, जो कि मीन पोजीशन है, ठीक है? तो मीन पोजीशन पे हमने कहा है बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है? और उसका अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो डिस्प्लेसमेंट ओ पे 0 है, ठीक है? क्योंकि अभी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया और क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से
एक्सेलरेशन भी मीन पोज़ीशन पे 0 है, ठीक है? और वेलोसिटी जो है जब बॉडी ए से मूव करती हुई ओ पे आती है या बी से मूव करती हुई ओ पे आती है, तो उस पॉइंट पे हमने अभी डिस्कस किया है पिछले स्लाइड में कि बॉडी की वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन पे, ठीक है? तो एक्सेलरेशन की वजह से क्योंकि 0 है तो इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इस पोजीशन में 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी पे और क्योंकि वेलोसिटी इस मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है उन पे सेम ट्रेंड होगा क्वांटिटीज का कि जब ए पोजीशन पे देखें या बी पोजीशन पे देखें दोनों पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है, तो ए पे भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और बी पे भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। और सेकंड क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है वो हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। तो ए पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, और बी पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी को देखें तो अभी हमने डिस्कस किया है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे बॉडी पहुंचने के बाद एक लम्हे के लिए रुकती है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट पे दोनों पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। और क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। और क्योंकि एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी लिंक्ड है, तो जहां जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो इस टेबल के जरिए हम डिफरेंट पॉइंट्स पे बॉडी की एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे कौन सी चीज ज्यादा होगी या कौन सी चीज कम होगी। लास्ट जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि ये सादा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो अपनी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। अब अगर फॉर्मूला देखा जाए इसका, तो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम जो हमने लिया है उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हमने यहाँ पे एल से शो किया है। और जी क्या है? जिस जगह पे हम अपना पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जहाँ पे भी हमारा पेंडुलम पड़ा है, उस जगह पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे आएगी। तो ये था बच्चों सिंपल पेंडुलम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।